Okay. So our next topic is residential status, which is chapter 3. बच्चों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. Why I'm saying बहुत इंपॉर्टेंट है? Because see, टैक्स निकालने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है ये जानना कि उस टैक्स पेयर का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है. उस टैक्स पेयर का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है. So this is going to be very important chapter wherein we'll be discussing about the residential status of the taxpayer. Acha, before that, because we have now budget 2022, so why not let's move on and discuss the budget first. So budget के बारे में डिस्कशन पहले ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर पे आ जाएंगे, राइट? ओके, सो लेट मी टेक यू टू बजट डिस्कशन. मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, सो लेट मी टेक यू टू दैट. ओके, सो बच्चों बजट 2022-23 लिखा है हमने सरल भाषा में या बिकॉज ये बिल्कुल इजीली मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं. लेकिन इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने बार बार बात की है वो ये कि भाई बच्चों देखो, ये जो बजट आया है क्या ये आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है? मेन क्वेश्चन तो ये है, क्या ये आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है? तो हम इसमें लिखेंगे not relevant for exams in 2022. ठीक है, ये 2020 के एग्जाम्स में रेलिवेंट नहीं है. ठीक है, चाहे वो जून हो या दिसंबर हो. ठीक है, ये रेलिवेंट नहीं है इस एग्जाम के लिए. तो फिर इस एग्जाम के लिए क्या रेलिवेंट है? हमने बात की इसके बारे में. for exams in 2022 we need to cover the amendments of Finance Act 2021. आपके 2022 के एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2021 ने जो अमेंडमेंट्स किए थे वो रेलिवेंट है. ठीक है, तो ये जो बजट है मैं लिख भी देता हूं, बजट 2022 इज नॉट रेलिवेंट. ठीक है ना, इज नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम्स इन 2022. तो फिर ये कब रेलिवेंट होगा सर? ये होगा 2023 में जिन बच्चों के अटेम्प्ट्स होंगे ना, उन बच्चों के लिए इस बजट में जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं वो रेलिवेंट होंगे. तो फिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं सर? हम इसे क्यों समझ रहे हैं? वेरी गुड, हम इसे इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि अब देश में बजट आया है तो उस बजट पे हर जगह चर्चा होगी, राइट? और अगर हर जगह चर्चा होगी तो आपसे भी कुछ पूछा जा सकता है, राइट? सो आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस बजट में क्या मोटी मोटी चीजें आई थी, राइट? उनका क्या इम्प्लीकेशंस है, राइट? ये सब कुछ आपको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. बट दिस इज नॉट फॉर योर एग्जाम. ये केवल आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं. ठीक है ना, आप अपना ज्ञान वर्धन कर रहे हैं ये बजट 2022 समझ के, राइट? बहुत जल्दी हम इसको देख लेंगे एक बार कि क्या प्रपोज किया गया है, राइट? लेकिन एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है. ठीक है ना, ओके. सो भाई बच्चों, बजट 2022-23 इसके बारे में अगर हम चलें तो ये बजट होता क्या है? सबसे पहले तो एक बार इस चीज को समझते हैं, बजट क्या होता है. बच्चों देखो, बजट का मतलब होता है इस देश में
इनकम और एक्सपेंडिचर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना, राइट। बजट में बताना कि हम कौन सा खर्चा करने वाले हैं, किस किस चीज पे खर्चा करने वाले हैं, कितनी अमाउंट का खर्चा करने वाले हैं, राइट। क्या रिक्वायरमेंट है, क्या विजन है, क्यों करेंगे वो खर्चा, राइट। और फिर फाइनली खर्चे डिसाइड होने के बाद कि ये खर्चे हम करने वाले हैं, हॉस्पिटल पे इतने खर्च करेंगे, आर्मी पे इतने खर्च करेंगे, एम्प्लॉयमेंट पे इतने खर्च करेंगे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतने खर्च करेंगे, वो सब डिसाइड करने के बाद फिर आती है रेवेन्यूज की बारी, यानी कि पैसा कहां से आएगा, राइट। तो दो चीजों पर डिस्कशन होता है बजट में मेनली, एक तो एक्सपेंडिचर्स पे और दूसरा इनकम्स पे डिस्कशन होता है, राइट। एक तरफ होते हैं खर्चे, दूसरी तरफ होती है इनकम यानी कि रेवेन्यूज। आप भी तो अपना बजट बनाते होगे ना, छोटा मोटा बजट तो बनाते होगे, लाइक पापा से पॉकेट मनी इतना मिलेगा, राइट। लेट्स से आपको पॉकेट मनी मिलेगा 2000 रुपी, फिर आप उस 2000 रुपी का यानी कि आपका रेवेन्यू, उसका फिर आप हिसाब लगाते हो, उसमें से मोबाइल रिचार्ज इतने का हो जाएगा, डेटा पैक इतने का आ जाएगा, ठीक है, हमारे बाकी गोलगप्पे का खर्चा इतने का हो जाएगा, मेट्रो का कार्ड इतने का रिचार्ज होएगा। आप भी तो लगाते हो हिसाब, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बजटिंग करना, ठीक है ना। सो बजट, इस देश का बजट, इस भारतवर्ष का बजट बहुत बड़ा बजट होता है, राइट। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और ये 1 फरवरी को पेश किया जाता है, राइट। एंड हेंस इट डिड, राइट। तो ये पेश किया गया, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। हालांकि इसके ऊपर मार्केट में दोनों तरह के व्यूज आ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इस बजट में कुछ नहीं था, कुछ लोग बोल रहे हैं ये बजट एक प्रगतिशील देश के लिए है, ठीक है। तो वो आपको फैसला करना है। लेट्स नॉट पॉलिटिसाइज दिस, ओके। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस बजट, ओके। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। हाइलाइट्स, तो बजट में देखो एक इकोनॉमिक सर्वे होता है, राइट, जिसमें इकोनॉमी की दशा क्या है, हमारे देश की हालत क्या है, हम कहां पे स्टैंड करते हैं, हमारा डेफिसिट क्या है, इन चीजों के बारे में डिस्कशन होता है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट टैक्सेशन के मैटर्स को भी डिस्कस करती है, राइट। टैक्सेशन में चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, कस्टम्स हो, उनको भी डिस्कस करती है गवर्नमेंट, राइट, कि हम कौन से नए टैक्स लेके आए हैं या किसी टैक्स में कोई राहत दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, राइट। उन सारे के सारे पॉइंट्स पे भी डिस्कशन होता है, राइट, ओके। एंड देन इकोनॉमिक सर्वेज मैंने आपको बता दिया, उसके बारे में भी चर्चा होती है कि वेयर आर इकोनॉमी स्टैंड्स नाउ डेज, राइट। सो ये सब कुछ होता है इस बजट के अंदर डिस्कशन। सो मैंने इसको इसको स्लाइड्स में बांटा हुआ है टू टू अंडरस्टैंड दिस फास्ट, ओके। सबसे पहले आइए बात करते हैं टैक्सेस की। बच्चों टैक्सेस का इस बजट में क्या आया था, और टैक्सेस हमने बार बार सीखा है कि टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, राइट। सो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। इनकम टैक्स में इन्होंने इस बजट में कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं, ये सारे के सारे थोड़े एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के चेंजेस हैं, राइट। इसमें कोई खास बेनिफिट नहीं दिया गया किसी को, राइट। सो क्या क्या है वो चेंजेस जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं, आइए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोला कि इनकम टैक्स की रिटर्न में अगर आपसे कोई चीज छूट गई, अगर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न में कोई चीज रह गई जिसको आपको रिपोर्ट करना था लेकिन आप रिपोर्ट नहीं कर पाए, कोई इनकम थी जिसके ऊपर आपको टैक्स देना बनता था, लेकिन वो इनकम जब आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की तो उस टाइम पे आप भूल गए, राइट। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, आपने जो अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी उस साल के खत्म होने के बाद भी आप 2 साल के अंदर अंदर अपनी उस पुरानी रिटर्न को अमेंड कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो रिटर्न अगर एक बार फाइल कर दी तो पत्थर की लकीर नहीं है, अभी भी आपको 2 साल का टाइम दिया जाएगा उस रिटर्न को अमेंड करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स के बारे में ये बोला कि भाई जो स्टार्टअप्स को हम टैक्स में डिडक्शन देते हैं सेक्शन 80 आईएसी में, वो डिडक्शन के लिए हमने 1 साल और बढ़ा दिया है, यानी कि ये स्टार्टअप्स को डिडक्शन अब 31 मार्च 2023 तक मिलेगी, ठीक है ना। सो स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट, स्टार्टअप इंडिया इनका एक एक प्रोग्राम चल रहा है, राइट, जिसके तहत इन्होंने स्टार्टअप्स को प्रमोशन के लिए बोला हुआ है। एंड देयरफॉर इन्होंने स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में जो डिडक्शन मिलती है उस डिडक्शन को 1 साल और बढ़ा दिया, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में इन्होंने सरचार्ज
जो 12% होता है नॉर्मली, राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरचार्ज 12% होता है अगर उसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होती है तो, राइट। अगर 1 करोड़ से कम होती तो सरचार्ज नहीं होता। तो सरचार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में जो या तो 0 होता है या फिर 12% होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज 7% भी बोल दिया। कितना परसेंट बोल दिया? 7। कि अगर इनकम 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में होगी तो 7% सरचार्ज लगेगा, 7%। लेकिन अगर इनकम 10 करोड़ से ज्यादा चली जाएगी तो फिर सरचार्ज 12% हो जाएगा। इसका मतलब ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी अब 3 केस हो गए। 1 करोड़ तक की अगर इनकम है कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की अगर इनकम होगी सरचार्ज लगेगा, लेकिन 7% से लगेगा। और अगर इनकम 10 करोड़ से ज्यादा जाएगी तो सरचार्ज 12% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12%। ठीक है ना? ओके। इन्होंने फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आगे फिर से बोला, एक्चुअली ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कंपनीज के बराबर लाके खड़ा करना चाहते हैं। कंपनीज में सरचार्ज ऐसे ही होता है, राइट, अगर आपको याद हो तो, राइट। सो कंपनी वाला ही सरचार्ज इनको दे दिया एक किस्म से। फिर आपको पता है कंपनीज में जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता है, जो मैट होता है, राइट, उसका रेट 15%। तो इन्होंने इसके लिए भी 15% प्रपोज कर दिया कि भाई जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो 18.5 से कम करके 15% कर दिया गया है। ठीक है ना? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का रेट इन्होंने कम करके 15 कर दिया है। ओके। सो ये कुछ चेंजेस रिलेटिंग टू डायरेक्ट टैक्सेस। आगे बढ़ते हैं। आगे इस देश में या वर्ल्ड वाइड आई वुड से क्रिप्टो 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 बिटकॉइन बिटकॉइन ये चल रहा है, राइट। तो गवर्नमेंट की भी नजर थी इस चीज को लेके और गवर्नमेंट ने भी बजट में कुछ ना कुछ तो लेके आना था। और आपको पता है गवर्नमेंट सबसे पहले टैक्स के बारे में बात करती है। सो गवर्नमेंट सबसे पहले क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर टैक्स लेके आई। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई क्रिप्टो करेंसी जिसको गवर्नमेंट ने नाम दिया वर्चुअल डिजिटल असेट्स, ठीक है ना, वर्चुअल डिजिटल असेट्स जो कि क्रिप्टो करेंसी है, डेफिनेशन आई है इसकी एक्ट में। ओके। सो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अगर कोई क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करता है, यानी कि कोई उसका बिजनेस, कोई उसमें ट्रेड करता है, खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, राइट। सो गवर्नमेंट ने बोला कि उसकी खरीद बेच के ऊपर जो उसे फायदा होगा उसके ऊपर 30% का टैक्स लगेगा, सीधा 30%। ठीक है? सीधा 30%, इसमें कोई स्लैब लैब वाली कोई बात नहीं, प्लीज। ठीक है? सो क्रिप्टो करेंसी के सेल पे अगर किसी को कोई इनकम होगी उसके ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट ने बोला वो जो इनकम होगी उसमें से किसी टाइप की कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। ठीक है? उसमें लॉस भी सेट ऑफ नहीं करने दिए जाएंगे, कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, कोई डिडक्शन नहीं होगी। हाँ, उसके खरीदने की डिडक्शन जरूर मिल जाएगी कि भाई अगर आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी होगी तभी तो बेची है, राइट। तो खरीदने की डिडक्शन यानी कि परचेज की डिडक्शन तो आपको मिल जाएगी, लेकिन और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी कि सर मैंने तो कमीशन दिया था या मेरा तो ये खर्चा हो गया। गवर्नमेंट बोलती है कोई डिडक्शन नहीं। ठीक है? इसका मतलब हम सिंपली क्या करेंगे, सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू, अब जो आएगा उसका 30% टैक्स लगेगा सीधा। स्लैब की कोई बात नहीं है, सीधा टैक्स लगेगा क्योंकि ये एक स्पेशल रेट है, राइट। और सेक्शन कौन सी है? 115 BBH, ये एक सेक्शन प्रपोज की है गवर्नमेंट ने। ओके। फर्दर गवर्नमेंट ने आगे बोला कि भाई आप जिस भी माइनर से या जिस भी ब्रोकर वगैरह से क्रिप्टो करेंसी वगैरह खरीदते हैं तो उस ब्रोकर या उस माइनर को बोला गया कि आप उस ओनर को जब भी पेमेंट करने लगेंगे तो आप उसका टीडीएस काट लेना अंडर सेक्शन 194S। ये एक सेक्शन आई है जिसके ऊपर टीडीएस गवर्नमेंट ने बोला है कि क्रिप्टो की सेल परचेज वगैरह से जो इनकम होगी किसी को, राइट, वो इनकम जब आप उसको देने लगेंगे तो उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना है। ठीक है? सो टीडीएस की एक नई सेक्शन इंसर्ट कर देगी इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। ओके। अगर कोई किसी को गिफ्ट करेगा, अगर किसी ने किसी को कॉइन गिफ्ट कर दिए, राइट, सो उसके केस में उसके ऊपर टैक्स लगेगा, गिफ्ट टैक्स, जो कि अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो टैक्स लगेगा। दिस इज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन। वैसे ये चीज पहले भी थी, बस एक चेंज था कि पहले क्या था, देखो टैक्स तो पहले भी लगता था, ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो के सेल परचेज पे टैक्स नहीं लगता था, लगता था, राइट, लोग टैक्स देते थे। लेकिन पहले लोग स्लैब्स वगैरह के हिसाब से टैक्स दे देते थे, राइट। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला नहीं, नो स्लैब्स प्लीज, स्पेशल रेट 30%। टीडीएस भी एप्लीकेबल होगा। अगर आप एक दूसरे को गिफ्ट करेंगे तो गिफ्ट टैक्स भी लगेगा। क्या लगेगा? गिफ्ट टैक्स। ठीक है जी।
ऑफ कोर्स रेसिपिएंट के हाथ में। जो गिफ्ट का टैक्स लगेगा वो किसके हाथ में लगेगा? जो गिफ्ट करने वाला होगा उसके हाथ में, या जो गिफ्ट रिसीव करने वाला होगा उसके हाथ में? रिसीव करने वाले के हाथ में, रेसिपिएंट के हाथ में, क्योंकि फायदा तो उसको हो रहा है ना, राइट? ओके, अगेन ये आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, हम वैसे डिस्कशन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज प्रपोज की है। ओके, आगे गवर्नमेंट ने अपने स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को भी रेवड़ियां बांटी हैं। व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज एक एनपीएस होती है बच्चों, नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम। ये न्यू पेंशन स्कीम का टैक्स में डिडक्शन मिलता है, राइट? टैक्स में डिडक्शन मिलती है। ये टैक्स में डिडक्शन पहले सबको, अच्छा टैक्स में डिडक्शन इसमें दो दो कंट्रीब्यूशंस के लिए मिलती है। इंप्लॉय के खुद के कंट्रीब्यूशन के लिए भी मिलती है, और इंप्लॉयर की तरफ से जो उसके एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता है उसकी भी डिडक्शन मिलती है। इसका मतलब एक इंप्लॉय को दो डिडक्शन मिलती हैं, अपने खुद के कंट्रीब्यूशन के लिए भी, और उसके इंप्लॉयर ने जो उसके एनपीएस में कंट्रीब्यूशन दिया उसके लिए भी। ठीक है जी। अब जो इंप्लॉयर के पोर्शन के लिए जो डिडक्शन मिलती है इंप्लॉयज को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉयज के केस में 14% तक होती थी। इंप्लॉय की सैलरी के 14% तक उसे टैक्स में रिडक्शन मिलती थी, राइट? बाकी इंप्लॉयज के केस में वो 10% हुआ करती थी। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का इंप्लॉय था तो उसकी सैलरी के 14% तक की उसे डिडक्शन मिलती थी इंप्लॉयर वाले पोर्शन के लिए, राइट? अब वो जो 14% था वो स्टेट गवर्नमेंट के इंप्लॉयज को भी दे दिया गया। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट के इंप्लॉयज को जो पहले 10% डिडक्शन लेते थे, अब वो 14% की रिडक्शन ले पाएंगे। इसका मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इंप्लॉइज अपनी सैलरी के 14% तक की इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की रिडक्शन ले पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसको समझें, मान के चलो एक इंप्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट का इंप्लॉय है, और लेट्स से उसकी सालाना इनकम जो है वो है 10 लाख रुपए, राइट? तो 10 लाख रुपए का हम करते हैं मान के चलो 10% जी। ठीक है, 10 लाख रुपए का 10% किया, 1 लाख रुपए आ गया। पहले वो 1 लाख रुपए तक की रिडक्शन ले पाता था, राइट? लेकिन अब क्या होगा, अब उसे 1,40,000 रुपए तक की रिडक्शन का प्रावधान किया है गवर्नमेंट। ठीक है, इसका मतलब अब 14% कर दिया, पहले 10% की रिडक्शन मिलती थी। प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए अभी भी 10% ही है। प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए अभी भी 10% ही है। ओके, सो एनपीएस में चेंज किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के बराबर लाके खड़ा कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है ना? ओके, आगे 80 डबल डी अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड फैमिली मेंबर के लिए कोई इंश्योरेंस करवाता है या कोई एन्युटी प्लान खरीदता है तो उसके लिए डिडक्शन मिलती है, उसके लिए डिडक्शन मिलती है। ये डिडक्शन में पहले ऐसा होता था कि अगर उस गार्जियन या उस पेरेंट के जिंदा रहते रहते उस अमाउंट उस स्कीम से पैसे आ गए, तो फिर उस गार्जियन और उस पेरेंट के हाथ में टैक्स लग जाता था। उस गार्जियन और उस पेरेंट के हाथ में क्या लग जाता था? टैक्स लग जाता था। अब गवर्नमेंट ने बोला अगर गार्जियन और पेरेंट ने 60 इयर्स की एज को अटेन कर लिया है तो अब फिर उसके ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगेगा, चाहे उनके रहते रहते वो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन उस अमाउंट को विड्रॉ ही क्यों ना कर ले। यानी कि अगर उस फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन ने उस अमाउंट को अगर उन पेरेंट्स और गार्जियन के जिंदा रहते विड्रॉ कर लिया तो भी टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब इस अमाउंट पे अब लाइफ टाइम रिडक्शन मिलेगी, बट हाँ वो पेरेंट्स और गार्जियन ने 60 इयर्स की एज को अटेन कर लिया है। ठीक है जी। आगे एक क्लैरिफिकेशन आया बच्चों, क्लैरिफिकेशन था सरचार्ज और सेस को लेके। कोई एक डिस्प्यूट चल रहा था, उस डिस्प्यूट में ये बोला गया था कि सरचार्ज और सेस जो होता है उसकी बिजनेस हेड के अंदर डिडक्शन मिल जाती है, बिजनेस हेड के अंदर डिडक्शन मिल जाती है क्योंकि ये एक खर्चा माना गया था। गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये एक टैक्स है, ये एक किस्म से क्या है? टैक्स है। सरचार्ज भी क्या होता है? एक टैक्स होता है। सेस भी क्या होता है? एक टैक्स होता है, राइट? सो इस टैक्स की रिडक्शन नहीं मिलेगी प्लीज, ये खर्चा नहीं है, दिस इज नॉट बिजनेस एक्सपेंडिचर, राइट? सो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया एनी सरचार्ज एंड सेस levied on income are not allowed as business expenditures। इनको बिजनेस एक्सपेंडिचर्स नहीं माना जाएगा, और अगर ये बिजनेस एक्सपेंडिचर्स नहीं है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है जी। अगर किसी टैक्स पेयर के ऊपर सर्वे हो गया या सर्च हो गई, है ना, छापा रेड जिसको हम बोलते, राइट? अगर किसी टैक्स पेयर के ऊपर सर्वे या रेड हुई है, राइट, और उसके पास कुछ इनकम मिली है,
तो उस इनकम के ऊपर सीधा टैक्स लगेगा। अगर उस टैक्स पेयर के पास कोई पुराने लॉसेस पड़े हैं, जिसको वो बोल रहा है कि मेरे पास कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, मेरे पिछले सालों के कुछ लॉसेस हैं, वो ये अभी आपको रेड में जो मिला है उसमें से माइनस कर दो। गवर्नमेंट ने बोला माइनस नहीं करेंगे, रेड में जो मिलेगा उसके ऊपर सीधा टैक्स देना पड़ेगा, जो रेड में मिलेगा उसके ऊपर सीधा टैक्स देना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट आप अपने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है ना? ओके, तो ये थे कुछ चेंजेस रिलेटिंग टू इनकम टैक्स। ठीक है ना? सो इनकम टैक्स में अगर आप देखें तो आईटीआर से रिलेटेड एक चेंज था, स्टार्टअप्स को लेके चेंज था, कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेंजेस थे, राइट, एंड देन वर्चुअल करेंसी को लेके था, क्रिप्टो करेंसी को लेके, राइट, एंड देन एटीसीसीडी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए एनपीएस की रिडक्शन बढ़ा दी गई। फिर उसके बाद एटी डबल डी की रिडक्शन, जो डिसेबल्ड डिपेंडेंट होता है उसके लिए जो रिडक्शन मिलती थी वो लाइफ टाइम मिलेगी, प्रोवाइडेड दैट पेरेंट्स या गार्जियन ने 60 इयर्स की एज को अटेन कर लिया है। सेसेस और सरचार्ज को खर्चा नहीं माना जाता है एंड देयरफॉर उसको डिडक्शन नहीं दी जा सकती उसके लिए, राइट। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते अगेंस्ट योर इनकम विच इज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग सर्वे और सर्च। छोटे मोटे चेंजेस थे। सरकार ने कोई चेंज नहीं किया स्लैब्स में। सर हमारे लिए तो अच्छी बात है, हमें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, अमेंडमेंट करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है, वैसे तो हम पास ही हो जाएंगे 2022 में एग्जाम देके, ठीक है, लेकिन अगर अगर भगवान ना करे ऐसा हो गया कि हमें 2023 में देना पड़ गया, तो ठीक है ना, चेंजेस कम है तो हमें कम पढ़ना पड़ेगा, अमेंडमेंट्स नहीं आएंगे। यस, राइट। सो टैक्स पेयर्स यानी कि जो जो सैलरीड क्लास होता है, सैलरीड क्लास इस देश में बोझ सबसे ज्यादा ढो रहा है, राइट। उसके लिए सरकार ने 1 रुपए का भी कोई भी फायदा नहीं दिया, 1 रुपए का भी फायदा सरकार ने उसको नहीं दिया। बड़ा दुखद है, बड़ा दुखद है, बट क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस जीएसटी और कस्टम्स में भी प्रपोज किए हैं, जीएसटी और कस्टम्स में भी कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं। लाइक इफ वी टॉक अबाउट जीएसटी फर्स्ट, सो जीएसटी में सेक्शन 16, 34, 37, 39 और 52 में चेंज किया गया है। और ये चेंज ये है, एक्चुअली पहले क्या था कि जो जीएसटी की रिटर्न थी उसमें अमेंडमेंट्स करने का एक टाइम लिमिट था। जीएसटी की रिटर्न में अमेंडमेंट्स करने का एक टाइम लिमिट था। वो टाइम लिमिट में 2 डेट्स को कंपेयर करते थे हम पहले। 2 डेट्स में से जो डेट पहले आती थी उस डेट तक वो अपनी जीएसटी की रिटर्न में अमेंडमेंट कर सकता था। उनमें से एक डेट हटा दी। अब उन्होंने सिंपली बोल दिया कि अगर आपको जीएसटी की रिटर्न में कोई चेंज करना है तो अगले साल के नवंबर तक आप चेंज कर सकते हो। अगले साल के नवंबर तक आप चेंज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर हमारी जीएसटी की रिटर्न हमने 31 मार्च 2022 के लिए फाइल की है, ठीक है जी, इसका मतलब हमारा साल कौन सा था, ये हमारा साल था 21-22। 21-22 के साल की आपने 31 मार्च वाले साल की रिटर्न आपने फाइल कर दी, ठीक है। अब उस रिटर्न में आपको कोई चेंज करना पड़ेगा, जीएसटी की रिटर्न आपको कोई चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में आपका ऑडिट भी होता है, ऑडिट में कुछ चीजें पता चलती हैं। तो फिर आपको ऐसा हो सकता है कि आपने 31 मार्च में जो साल खत्म कर दिया, क्लोज कर दिया जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उसमें हो सकता है कोई चेंज आपको करना पड़ जाए। तो गवर्नमेंट बोलती है कोई बात नहीं, कर सकते हो, बट नॉट बियॉन्ड 30 नवंबर, अगले साल के 30 नवंबर तक वो चेंज किया जा सकता है। पहले यहां पे पिछले साल की, इस साल की सितंबर की रिटर्न और नवंबर विच एवर इज अर्लियर होता था, लेकिन अब वो सितंबर की रिटर्न को हटा दिया गवर्नमेंट ने, सीधा नवंबर कर दिया कि 30 नवंबर तक आप अपने पिछले साल की जीएसटी की रिटर्न में चेंज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, जीएसटी का जो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर सकती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास पावर है, प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है, वो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है, राइट। सो रिलेटिंग टू दैट, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर एक कंपोजिशन सप्लायर जीएसटी जब पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। कंपोजिशन सप्लायर अगर अगर रिटर्न फाइल करने में फेल हो जाता है और 3 महीने निकल जाते हैं, 3 महीने निकल जाते हैं और उसने रिटर्न फाइल नहीं की, तो गवर्नमेंट उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। रिटर्न ऑफ 3 months बियॉन्ड द ड्यू डेट ऑफ 30th अप्रैल ऑफ द फॉलोइंग ईयर, राइट। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसका जीएसटी का रिटर्न जो है, सॉरी, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है उसको कैंसिल कर सकती है। ठीक है। आगे जीएसटी में सेक्शन 38 नई सेक्शन आई है, जिस सेक्शन में गवर्नमेंट ने, एक्चुअली पहले एक चीज याद रखना, जब आप जीएसटी करेंगे तो आपको 2-3 चीजें सीखनी पड़ेंगी। पहली चीज
कि दो टाइप की रिटर्न फाइल होती हैं, एक हमारे इनवर्ड की रिटर्न, एक हमारे आउटवर्ड की रिटर्न। इनवर्ड का मतलब हमारी परचेज से रिलेटेड चीजों की रिटर्न, और आउटवर्ड का मतलब हमारे सेल से रिलेटेड चीजों की रिटर्न, राइट। इनवर्ड की रिटर्न में हम जो जीएसटी हमने अपनी परचेज पे किया है, जिसको हम बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट, उसका हमें हमारे आउटपुट जीएसटी में से फायदा मिल जाता है। यानी कि होता क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स होता है। क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स होता है। ये नई सेक्शन, सेक्शन 38, सेक्शन 38 अर्लियर कॉल्ड फर्निशिंग ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। एक सेकेंड, या सो ये जो सेक्शन 38 है, मतलब सेक्शन 38 तो पहले भी थी, लेकिन सेक्शन 38 नई में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पुरानी वाली 38 को रिप्लेस कर दिया इन्होंने, और उसको सब्स्टिट्यूट करके सेक्शन 38 में प्रोविजंस ड्रास्टिकली चेंज कर दिए गए। यानी कि अब ये जो सेक्शन 38 है बच्चों, इसमें क्या हो रहा है कि भाई, कंप्लीटली टू रिमूव द रेफरेंस ऑफ अर्लियर GSTR 2A and replace it with GSTR, sorry, 2, replace it with GSTR 2A and 2B. Actually ना, GSTR 2A 2B रिटर्न्स बाद में आई हैं, पहले GSTR 2 हुआ करती थी, ठीक है। सो GSTR 2 वाली चीजों को हटा दिया गया, नई सेक्शन 38 ने GSTR 2 की चीजों को हटा दिया गया, और अब नई सेक्शन 38 में GSTR 2A और 2B के बारे में डिस्कशन है। 2A और 2B के बारे में डिस्कशन है, विद द न्यू हेडिंग एज कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। ठीक है जी। सो सेक्शन 38 पुरानी, पहले कभी जब जीएसटी आया था उस टाइम से चल रही थी, लेकिन आजकल जीएसटीआर 2A और 2B रिटर्न फाइल होती हैं, 2 रिटर्न फाइल होती नहीं, एंड देयरफॉर उन्होंने 38 को बदल दिया। अब जीएसटीआर 2 वाली बात है ही नहीं नई वाली सेक्शन में, राइट। उसने केवल जीएसटीआर 2A 2B, जिसके अंदर कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये इसकी हेडिंग डाली गई है, राइट। एंड देयरफॉर 38 को पूरी तरह से बदल दिया गया है, सिंपली फॉर्म बदले गए, ओके। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो होते हैं, उसके लिए जो जीएसटी में रिटर्न फाइल करने की डेट, वो जीएसटीआर 5 फाइल करते हैं, जीएसटीआर 5। उनकी जो रिटर्न फाइल करने की डेट होती है वो 20 होती थी पहले, अगले महीने की 20 तारीख, अब उससे घटा के 13 तारीख कर दिया गया, 13, राइट। उनको बोला गया कि भाई अब आप 20 नहीं, आप अगले महीने की 13 तारीख तक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जिनको जीएसटीआर 5 फाइल करनी थी, इसका मतलब जीएसटीआर 5 का टाइम लिमिट जो है वो 20 तारीख ना होकर अब 13 तारीख हो गया है, अगले महीने की, ठीक है जी। GSTR 1 of a particular month can only be filed if previous GSTR 1 is filed. Yes, आप आगे GSTR 1 तब फाइल कर पाएंगे जब पिछले GSTRs आपके फाइल हैं, ठीक है। GSTR 1 of a particular month can only be filed if previous GSTRs are filed. आपके पिछले GSTR फाइल होने चाहिए। अच्छा, फिर उन्होंने सेक्शन 42, 43, 43A, जिसके अंदर मैचिंग वाली चीजें होती हैं, राइट, मैचिंग कंसेप्ट होता है, उनको रिमूव कर दिया गया। एक्चुअली उन्होंने मैचिंग को लेके जीएसटीआर 2B वगैरह जो है, ये एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, राइट। एंड देयरफॉर इनको 42, 43, 43A की रिक्वायरमेंट नहीं लगी, एंड देयरफॉर इन्होंने इन सेक्शंस को ओमिट कर दिया। सो दीज सेक्शंस आर नो मोर देयर इन सीजीएसटी एक्ट, ओके। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है जीएसटी से, विच इज एट ऑल टाइम हाई। आप सोच के देखो, इतने बुरे हाल में, इतने बुरे हाल में कंट्री है, राइट। लोगों के पास बिजनेसेस नहीं है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, राइट। उसके बाद भी इस देश में देखो, जीएसटी का कलेक्शन जो है वो 1,40,000 करोड़ का हुआ है केवल जनवरी में, विच इज ऑल टाइम हाई। किसी एक पर्टिकुलर महीने में इतना ज्यादा जीएसटी कभी कलेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है, विच इज हाई, ऑल टाइम हाई। एक महीने में जीएसटी का कलेक्शन 1,40,000 करोड़। गवर्नमेंट के पास टैक्सेस की कमी नहीं है, बहुत टैक्स जाते हैं गवर्नमेंट के पास बहुत टैक्सेस जाते हैं, राइट। गवर्नमेंट ने बोला ना अब की बार कि हम जो खर्चा एस्टिमेट करके चल रहे हैं इस देश में, जो पूरा खर्चा होगा वो होगा तकरीबन 38 लाख करोड़ के आसपास। तो टैक्सेस भी तो बहुत आते हैं ना, टैक्सेस भी बहुत आते हैं, देखो ना, जीएसटी एक ही महीने में 1,40,000 करोड़ का टैक्स होता है, ठीक है ना। ओके, फ्यू चेंजेस रिलेटेड टू कस्टम में गवर्नमेंट ने कुछ और चेंजेस किए हैं। गवर्नमेंट ने कुछ कैपिटल गुड्स
कैपिटल गुड्स के ऊपर जो कंसेशनल ड्यूटी मिलती थी उसको धीरे धीरे करके गवर्नमेंट फेज आउट कर रही है, एंड देयरफॉर उनके ऊपर अब कस्टम ड्यूटी लगनी शुरू हो जाएगी। शुरुआत में गवर्नमेंट बोली 7.5% के हिसाब से हम ड्यूटी लगाना शुरू करेंगे। कुछ कुछ एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर एग्जाम्पशंस हैं, एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर एग्जाम्पशंस हैं, उनको भी गवर्नमेंट धीरे धीरे फेज आउट कर रही है। उस एग्जाम्पशन को भी गवर्नमेंट आगे नहीं देगी, वो भी अब धीरे धीरे फेज आउट की जा रही है। ठीक है जी। उसके बाद कस्टम ड्यूटी लगाई गई है, वाज रेज्ड ऑन टू डिस्करेज द इंपोर्ट ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी, नकली जो ज्वेलरी होती है, राइट, उसके इंपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने, उसके इंपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने ड्यूटी को रेज किया है ताकि इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जा सके। हमारे देश में ही बनाओ ना, अरे हमारे देश में तो पहले ही इतनी नकली चीजें बनती हैं, राइट, सो नकली ज्वेलरी भी बनाओ। इसलिए गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट का आर्गुमेंट देखो ना, गवर्नमेंट बोल रही है इंडिया में ही बनाओ ना सब कुछ यार, कस्टम ड्यूटी लगाएंगे अदरवाइज अगर आप बाहर से लेके आओगे, तो डिस्करेज कर रही है गवर्नमेंट। ओके, कुछ स्पेसिफाइड लेदर्स और पैकिंग बॉक्सेस एक्सेट्रा के ऊपर रिड्यूस की है गवर्नमेंट ने कुछ कुछ ड्यूटी, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ ड्यूटी, ये देखो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक आपको कुछ नहीं करना होता, ये जस्ट क्योंकि बजट का पार्ट था तो मैं आपको फटाफट से बता रहा हूँ कुछ चीजें, राइट। बट ये आपको अदरवाइज ऑल्सो जब आप कस्टम करेंगे, सो कस्टम में भी आपको ये आपके एग्जाम स्पेसिफिकली ये रेट्स और ये ड्यूटी रिडक्शन वगैरह ये आपको नहीं करने होते, ठीक है ना। आपको बस कस्टम लॉ पढ़ना होता है, not the tariff law. Okay. कस्टम ड्यूटी ऑन कट एंड पॉलिश डायमंड्स जेम टू बी रिड्यूस्ड, गवर्नमेंट बोलती है कि जो कट एंड पॉलिश डायमंड्स होते हैं उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की जाएगी। इसका मतलब इंडिया में जो जो हीरा होगा उसके इंपोर्ट के ऊपर अब ड्यूटी कम हो जाएगी, एंड देयरफॉर वो थोड़े सस्ते होने की उम्मीद है। लेविंग एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ₹2 पर लीटर ऑन अनब्लेंडेड फ्यूल फॉर एनकरेज द फ्यूल ब्लेंडिंग, गवर्नमेंट बोलती है जो ब्लेंडेड फ्यूल होता है, राइट, उसकी ब्लेंडिंग आप इंडिया में करो, अनब्लेंडेड फ्यूल अगर आप बाहर से लेके आएंगे, राइट, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ₹2 पर लीटर के हिसाब से ड्यूटी इंपोज कर रही है। ओके, यस, ये इंपॉर्टेंट है। बजट एलोकेशंस, आई मीन ये वो इकोनॉमिक सर्वे के कुछ पार्ट हैं बच्चों, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करके चल रही है कि भाई 6.4 फिजिकल डेफिसिट हैज बीन प्रोजेक्टेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, रिवाइज्ड फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेटेड एट 6.9 ऑफ जीडीपी। गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करके चल रही है, विच इज रिवाइज्ड वन, कि भाई 6.9% ऑफ जीडीपी जो है वो हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा। अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि हमारे पास रेवेन्यू कम आएगा और हमारे पास खर्चे ज्यादा होंगे, राइट। इसका मतलब हमारे पास लेट से रुपया, हमारे पास जो रेवेन्यू है वो आएगा लेट से 40 लाख करोड़, ठीक है, और हमारे खर्चे होंगे लेट से 45 लाख करोड़ के, तो खर्चे ज्यादा हो गए, रेवेन्यू कम हो गया, राइट। तो ये एक डेफिसिट की सिचुएशन है। डेफिसिट का मतलब इनकम कम हो गई और खर्चे ज्यादा हो गए। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जीडीपी के 6.9% के आसपास रहने की उम्मीद है। ये इतना हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा, मतलब हमारा अभी भी घाटा चल रहा है, घाटा हमारा रिकवर नहीं हो रहा, ठीक है जी। उसके बाद स्टेट्स को 1 लाख करोड़ दिया जाएगा, 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन, क्योंकि गवर्नमेंट की गवर्नमेंट का एक प्लान है, पीएम गति शक्ति रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, राइट। गवर्नमेंट का जो गति शक्ति इन्वेस्टमेंट जो प्रोग्राम है उसके लिए स्टेट्स को भागीदारी देनी पड़ेगी, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उनको 1-1 लाख करोड़ देगी 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री, ठीक है जी। गवर्नमेंट ने कैपेक्स का एक्सपेंडिचर जो होगा इस देश में, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जो मूलभूत सुविधाएं बनेंगी, राइट, पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड और ये जो चीजें बनेंगी जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स या इन शॉर्ट कैपेक्स बोलते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट का प्लान है कि वो 10.68 लाख करोड़ होगा, 10 लाख करोड़ का 22-23 में होगा, विच इज अबाउट 4.1% ऑफ जीडीपी। इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत खर्चा होगा, जिसमें से outlay of the capital expenditure stepped up sharply by 35% from 4.5 crore to 7.5 crore। अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट की तरफ से जो आउटले जाएगा
वो जाएगा 7.5 लाख करोड़, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से 7.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इन्फ्यूज किया जाएगा। और बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर बाकी भागीदारी की तरफ से होता है ना। वो आपने देखा होगा कि कुछ कंपनियां उठा के रोड बना देती है, फिर वो टोल चार्ज करना शुरू कर देती है, बट वो रोड तो बना है ना, तो दैट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। सो गवर्नमेंट टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेक्ट करके चल रही है कि वो 10.68 लाख करोड़ के आसपास का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जिसमें से गवर्नमेंट खुद 7.5 लाख करोड़ लगाएगी। अच्छा, इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? अरे भाई बस पूछो मत। एग्रीकल्चर को लेके गवर्नमेंट ने, हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि चुनाव सर पे है, तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर और ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको लेके कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो गवर्नमेंट ने किसानों को ड्रोन्स दिए हैं। गवर्नमेंट बोल रही है कि किसानों को ड्रोन्स दिए जाएंगे, ठीक है, सो दैट वो अपनी क्रॉप का असेसमेंट कर पाए कि भाई मेरी क्रॉप जो है वो ठीक है या नहीं है, उसको उसका असेस कर पाए। डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, आप अपनी जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं आप उनके, ठीक है जी। उसके बाद स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, स्प्रे करने के लिए आप ड्रोन का सहारा ले सकते हैं। तो ये उसने बताया। फिर गवर्नमेंट बोल रही कि हम प्रोक्योर करेंगे रबी और खरीफ की फसलें। गवर्नमेंट बोलती है कि हम खरीदेंगे उनको, राइट। पहले भी खरीदती आई गवर्नमेंट, अब की बार गवर्नमेंट बोल रही है कि एमएसपी वैल्यू जो होगी, एमएसपी अमाउंट आपको याद करने की जरूरत नहीं, एमएसपी वैल्यू जो होगी वो सीधा फार्मर के अकाउंट में जाएगी। एमएसपी वैल्यू, एमएसपी एमएसपी बहुत चल रहा है आजकल इलेक्शन में, आपको पता है, राइट। सो गवर्नमेंट ने लेके ही आना था कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट ने बोला एमएसपी वैल्यू जो है वो सीधा फार्मर्स के अकाउंट में जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद हाईटेक सर्विसेज फार्मर्स को दी जाएंगे। अब कौन सी हाईटेक सर्विसेज गवर्नमेंट आगे चल के बताएगी। एमएसपी डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर होगा, हमने बात कर ली। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग टू बी प्रमोटेड इन इंडिया, हाँ, केमिकल एंड नेचुरल फार्मिंग टू बी प्रमोटेड इन इंडिया। गवर्नमेंट कह रही केमिकल्स का यूज ना हो, केमिकल्स का यूज ना हो फार्मिंग करते टाइम, एंड देयरफॉर गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। और ये इसी चीज से पता चल रहा है कि अब की बार आपने देखा होगा खाद और जो डीएपी वगैरह है उसकी इतनी शॉर्टेज थी, किसानों को लाइनों में लगना पड़ा और लाइनों में लग लग के उनको नहीं मिल पाए वैसे, राइट। तो ये एक इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग की जाए, ठीक है, ओके। कुछ और मिसलेनियस चीजें गवर्नमेंट ने, यस इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट अपना खुद का डिजिटल रुपया लेके आई है, डिजिटल रुपी गवर्नमेंट लेके आएगी। वर्चुअल करेंसी में गवर्नमेंट भी अपने आप को एंटर कर रही है। आरबीआई की एक वर्चुअल करेंसी आएगी जी 22-23 के अंदर। अब देखते हैं आरबीआई की, गवर्नमेंट को पता है कि अरे लोगों ने बिटकॉइन को देखो कहां से कहां पहुंचा दिया, राइट। सो गवर्नमेंट भी अपना एक कॉइन लेके आएगी जो कि आरबीआई इश्यू करेगा, ठीक है। ई व्हीकल्स और एनर्जी के लिए भी गवर्नमेंट ने स्कीम पहले से बनी हुई है, राइट। सो टू बूस्ट द ई व्हीकल इकोसिस्टम्स, गवर्नमेंट ने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी बनाई है, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने 19,500 करोड़ के आसपास का पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव सोलर मॉड्यूल बनाया है, ठीक है। और गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भी इसके तहत लोगों इस देश में 60 लाख जॉब्स एक्सपेक्ट की जा रही हैं, जो कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो होता है, ये आत्मनिर्भर भारत जो होता है उसके उसकी एक स्कीम है, उसका एक पार्ट है। और गवर्नमेंट इस देश में 60 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी, 60 लाख, पीनट्स। Anyway, no comments please, right? Okay, so this is something related to RBI की currency आई, e-vehicles and then employment related things. Okay, cool. So ये आपके बजट की कुछ अंश थे भाई बच्चों, राइट। अगेन मैं फिर से बता देता हूं, ये आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं था, ये आपने केवल ज्ञानवर्धन किया है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा फाइनेंस एक्ट 2021, 2022 के अटेम्प्ट्स में आपसे पूछा जाएगा फाइनेंस एक्ट 2021। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस बजट इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू गाइस, ओके। अब अपने टॉपिक पे चलते हैं।